टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्या आप क्लास 12th में हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की क्लास में हम लोग विद्युत धारा फिजिक्स के थर्ड चैप्टर को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर का जितना भी फॉर्मूले का बेसिक है वो सारा का सारा मैं आपके पास लेकर के आया हूं। आज की क्लास में हम लोग एक एक फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे और फॉर्मूले के साथ साथ उस फॉर्मूले के बारे में क्या वो फॉर्मूला हमसे कहना चाहता है इसके बारे में भी बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारे बीच में सबसे पहला फॉर्मूला दिया गया है, चलिए देखते हैं पहला फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है विद्युत धारा। हम विद्युत धारा करंट की बात करना चाहते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आवेश प्रवाह की जो दर है यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये होता है आई बराबर Q अपॉन टी। Q होता है चार्ज, T होता है टाइम। यानी ये है करंट, ये है चार्ज आवेश और ये है समय। चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू करंट। अगर हम चार्ज की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन का रूल देखें तो Q इक्वल टू होता है Ne। तो ये हो जाएगा Ne अपॉन टी। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास I इक्वल टू Q अपॉन टी। Q की जगह पे हमने Ne रख दिया तो Q बराबर आ गया Ne अपॉन टी। ये हाई स्कूल से आप पढ़ते हुए फॉर्मूला चले आए हैं। इसमें एक चीज और आप समझ लो, ये है करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, ये नंबर ऑफ चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। तो यहां से हम लोगों ने ये पहला फार्मूला आज देखा कि पहला फार्मूले से हम लोग करंट फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। हाँ चलिए आगे देखते हैं सेकंड फार्मूला। स्टूडेंट्स, हमारे बीच में सेकंड और थर्ड दो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन या अपवाह वेग या अपवहन वेग की हम बात करते हैं। ये होता है Vd इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। हम ये Vd की बात करते हैं। Vd क्या होता है और E क्या होता है, V क्या होता है, टाउ क्या होता है, M क्या होता है, L क्या होता है। इनके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जान ले तो ये हमारे न्यूमेरिकल पार्ट के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये फॉर्मूले मैं आपको सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं इसी चैप्टर्स की आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे अंक दिलाएंगे। इंटरमीडिएट में थ्योरी पार्ट सभी का तैयार होता है, लास्ट में हम परेशान होते हैं कि हमें न्यूमेरिकल कहीं से मिल जाए। तो बच्चों, आपके लिए मैं लेकर के आया हूं सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलों का बेसिक और उसके साथ साथ उसके विगत कुछ वर्षों में पूछे गए इंपॉर्टेंट से न्यूमेरिकल्स, जिनको पढ़ने के बाद आप न्यूमेरिकल में अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन या अनुगमन वेग। ये होता है Vd, ये होता है अनुगमन वेग, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये होती है हमारी कह सकते हैं इसको वोल्टेज या चालक सिरों के बीच का, चालक सिरा, एक हम चालक तार लेते हैं उसके सिरों के बीच का हम वोल्टेज निकालते हैं। टाउ होता है श्रांति काल जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। M होता है मास और L होता है लेंथ, लंबाई, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। M क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसके बाद रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, Vd की बात कर रहे हैं। और बच्चों इसका रिलेशन हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। हम I और Vd में रिलेशन निकालना चाहते हैं। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सांप को जो काट डालता है उसको नेवला कहते हैं, उसका सौतेला भाई है नेवदा। और ये होता है I बराबर नेवदा मीन्स Ne Vd और साथ में A। ये होता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एक मिनट में इसको हम देख लेंगे यहाँ पर कौन क्या है। ये करंट होता है, ये
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या होता है? ई होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये आप लोग जान चुके हैं। ये अनुगमन वेग है और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तार कितना मोटा हमने लिया हुआ है उस तार की मोटाई होती है, यानी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने देखे। अब आइए देखते हैं और कुछ मजेदार फार्मूले। प्यारे बच्चों, हमारे बीच में और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक है करंट डेंसिटी, जिसको हम धारा घनत्व कहते हैं। दूसरा है मोबिलिटी, जिसको हम गतिशीलता कहते हैं। जब भी हम धारा घनत्व और गतिशीलता की बात करते हैं, याद रखिए धारा घनत्व को हम जे से डिनोट करते हैं, मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं। जे क्या होता है? हम यूनिट एरिया ले लें, यूनिट एरिया ले लें, उसके जो लंबवत करंट जाएगा, परपेंडिकुलर जो करंट जाएगा, उसको हम कहते हैं धारा घनत्व। और अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट कर दें तो वीडी हमारा म्यू के इक्वल हो जाएगा। ये म्यू हमारे पास दिया गया है। तो जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग को ही हम लोग कहते हैं गतिशीलता। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। धारा घनत्व होता है आई अपॉन ए, क्षेत्रफल को अगर हम 1 कर देंगे तो जे आई के इक्वल हो जाएगा। तो डिफिनेशन आप कैसे बना सकते हैं? एकांक क्षेत्रफल पे जो करंट होता है उसको धारा घनत्व कहते हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र पे जो अनुगमन वेग होता है उसे हम मोबिलिटी कहते हैं। इनके मात्रक की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास आई दिया गया, आई की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां पर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर। अब इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो मीटर अपॉन सेकेंड, ये मीटर ऊपर हो जाएगा और वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, तो आएगा मीटर स्क्वायर और सेकेंड, और आप कह सकते हैं वोल्ट। ये वोल्ट है हमारा, वेलोसिटी ना समझिए आप, वोल्ट और साथ में सेकंड, वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। तो यूनिट के साथ ये 2 फार्मूले भी फिनिश, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए देखते हैं आगे स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। उस फिनोमिना से हम लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ है कि V इक्वल टू आई आर, आर बराबर होता है V अपॉन आई। ये कैसे बना? आई को हमने इधर भेज दिया। आप ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जब इसको हम अनुगमन वेग के साथ रिलेट करते हैं तब हम पाते क्या है कि रेजिस्टेंस निकल करके आता है ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, एनी स्क्वायर टाउ ए। यहां पर L और A की जब हम बात करते हैं, ये पॉइंट नोट करिए, ये सारा का सारा कांस्टेंट होता है। तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, ये फॉर्मूला हमारा बनकर के आता है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट क्या लेते हैं हम लोग? ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। इस रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं रजिस्टिविटी। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहां से हम रो की बात करते हैं तो रो के हमारे पास 2 फार्मूले बनते हैं रजिस्टिविटी के। रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। किसी को बुलाना हो तो आप इसका प्रयोग करते हैं आर ए अपॉन एल। साथ ही साथ हमसे कह रहा है इस फिनोमिना के अनुसार हम लोग अगर इसको देखते हैं तो रो इक्वल टू निकल करके आता है m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन। यहां पर ध्यान से देखें इस तरीके को जो हमने आपको बताया है। पूरा फॉर्मूला आप अपने हिसाब से बना करके नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अगला सवाल देखिए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 और फॉर्मूले आ गए। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के बारे में। ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के साथ साथ हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया था, जिसको हम रो कहते हैं। हमारे पास प्रतिरोध है और प्रतिरोधकता है।
अब बच्चों इसको हमने उल्टा कर दिया। फिजिक्स में उल्टा करने का मतलब ये नहीं होता कि पैर ऊपर से नीचे कर दीजिए। फिजिक्स में हम किसी भी चीज को कभी भी रिवर्स करना चाहें, उल्टा करना चाहें, तो उसका नियम होता है कि आर को उल्टा करना है तो 1/r कर दीजिए, रो को उल्टा करना है तो 1/रो कर दीजिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स, और हिंदी में हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम। तो जो हमारे पास चालकत्व होता है, कंडक्टेंस होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल जी, और ये होता है 1/r। साथ ही साथ विशिष्ट चालकता की जब हम बात करते हैं, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। तो ये दो फॉर्मूले आपने देखा, आसान तरीके से हम दोनों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये मजेदार तरीके से आप फॉर्मूले सीख रहे हैं, और एक वीडियो में मैं इस पूरे यूनिट के आपको फॉर्मूले सिखाने वाला हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं फिर अगला। प्यारे बच्चों, एक और प्यारा सा बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है, प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। किस प्रकार से हमारा टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आर टी है, ये हमारा आर टी, टी डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर टी पर रेजिस्टेंस। आर जीरो का मीन्स है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी होता है टेम्परेचर यानी ताप। इन सब की वैल्यू आप लिख लेंगे। आर टी होता है टी डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध की जब हम बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो होगा आर टी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध होगा उसको हम लोग बोलेंगे आर नॉट। और अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक का डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप सभी ने पढ़ा होगा V इक्वल टू W/Q। सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने पोटेंशियल डिस्कस किया था। V इक्वल टू होता है W/Q। ये वर्क होता है, वर्क को ही हम बोलते हैं एनर्जी, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी? W इक्वल टू यानी वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी? VQ। हम सब लोग ओम्स लॉ पढ़ के आए हैं। V इक्वल टू होता है IT, या V इक्वल टू कह सकते हैं IR होता है, और Q इक्वल टू IT होता है। तो Q इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला हम यहां पर उठाकर रख देते हैं। तो ये हमारी एनर्जी निकल करके आती है, और एनर्जी को हम लोग E से भी लिख सकते हैं, और हम लोग इसे W से तो लिखते ही हैं। तो वर्क यानी एनर्जी इक्वल टू VIT। फॉर्मूलों को आप समझते हुए चलिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, W इक्वल टू VIT। अब इसके बाद इससे हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाना चाहते हैं? इसमें हम लगाएंगे ओम्स लॉ। वो क्या होता है? V इक्वल टू IR, और सेकेंड फॉर्मूला होता है I इक्वल टू V/R। सबसे पहले हम ये वाला पुट करेंगे, तो W इक्वल टू क्या आएगा? देखिए, जहां पर हमको वोल्टेज दे रहा है वहां पे IR रख देंगे, तो IR/IT। तो I का मल्टीप्लाई I से हो जाएगा, तो आएगा I² RT। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जहां पर हमको करंट दिख रहा है वहां पे V/R रख देंगे, तो W इक्वल टू आ जाएगा, स्टूडेंट्स, V इंटू I की जगह पर V/R इंटू T। तो ये बन जाएगा W इक्वल टू V² T/R। तो ये कई सारे हमारे पास फॉर्मूले बन गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हीट की, वैद्युत ऊष्मा की। इलेक्ट्रिकल हीट वैद्युत ऊष्मा की। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही एनर्जी हमारी हीट में चेंज हो जाती है, और हीट और एनर्जी का बड़ा गहरा संबंध है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। ये एनर्जी होती है।
अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम सारे फॉर्मूलों में क्या करेंगे, हीट के फॉर्मूले बनाएंगे। H इक्वल टू हो जाएगा VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। साथ ही साथ सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, I स्क्वायर RT अपॉन में 4.2 कैलोरी। ये चेंज हो जाएगा जूल से किस में आएगा, कैलोरी में, क्योंकि जो वर्क होता है, जो एनर्जी होती है, वर्क को ही हम एनर्जी बोलते हैं और वर्क की यूनिट होती है जूल। तो इन सब की यूनिट होगी जूल, और जूल किस में चेंज कर देंगे, कैलोरी में। चेंज करने के लिए नियम क्या है, 4.2 से डिवाइड करा दीजिए। थर्ड फॉर्मूला है V स्क्वायर T अपॉन में 4.2 R, और ये हमारे पास हीट का एक नया फॉर्मूला बन गया। तो बताइए हीट समझ में आ गई। हीट के साथ साथ हम बात कर लेते हैं पावर की। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, और ये तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी इलेक्ट्रिक पावर वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, P इक्वल टू W अपॉन टी। W क्या है, वर्क है, T क्या है, टाइम है, कार्य बटे समय। और यानी हम कह सकते हैं कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। अब यहां पे हम W के फार्मूले रख देंगे तो सबसे पहले फार्मूला आएगा, सबसे पहले देखिए यहां पर हम लोग एक वर्क का भी फार्मूला कभी कभी यूज कर लेते हैं, W इक्वल टू PT, याद रखेंगे, हमेशा यूज होता है ये फार्मूला वर्क निकालने के लिए। साथ ही साथ हम पावर निकालना चाहते हैं, पावर क्या होगी, W। वर्क हमारे पास सबसे पहले वर्क का फार्मूला क्या दिया गया है, वर्क का फार्मूला दिया गया है VIT, तो आ जाएगा VIT अपॉन में T से T कैंसिल, तो आएगा VI। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है I स्क्वायर RT अपॉन में T से T कैंसिल, I स्क्वायर R। इसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है V स्क्वायर इंटू T अपॉन में R, डिवाइड कराएंगे T से T कैंसिल, V स्क्वायर अपॉन में R। चलिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट, वाट लगा देंगे भाई, इसमें शक्ति में वाट लगती है। फार्मूला जो यूनिट होती है उसको आप याद करने का एक लाइन याद कर सकते हैं, छोटा सा गाना है कि कार्य जल जाता है, शक्ति में वाट लग जाती है। जल जाने का मतलब है जूल, कार्य का ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और शक्ति में वाट लग जाती है तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसके बारे में अगला। तो बहुत सारे फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब देखते हैं अगला फार्मूला। स्टूडेंट इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लोग ऐड कर लेंगे, 1 किलोवाट घंटा आपसे पूछेगा कभी कभी। 1 किलोवाट घंटे में होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है, आप ऐसा कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ हमसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम अपने घर में भी यूज करते हैं कि हम अपने घर में यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। यूनिट निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में यूनिट बोलते हैं, यूनिटों की संख्या जो आपके बिजली का बिल होता है इसी से पे किया जाता है, और इसका न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग इसको सीखेंगे भी। ये होता है वाट इंटू घंटे डिवाइडेड बाई 1000। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूनिटों की संख्या आपको मिल जाएगी कि आपने एक 10 वाट का बल्ब है 2 घंटे तक जलाया है तो कितनी यूनिट खर्च करेगा, और यही आपका जो घर के बाहर मीटर लगा होता है वो मेजर करता है कि आपने कितने वाट कितने घंटे तक आपने यूज किया है। उसी के हिसाब से वो अपनी यूनिटों की संख्या दिखाता है और आप उसी से बिजली का बिल भी पे करते हैं। तो यही वो फार्मूला है जिससे आप बिजली का बिल पे करते हैं। और कई बार इसमें तकनीकी खराबी की वजह से आप ज्यादा बिल भी दे देते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और बिजली कितनी आप यूज कर रहे हैं इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसमें अगला फार्मूला देखते हैं।
स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं फिनोमिना आपको पढ़ाने जा रहा हूं, आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं इसमें। सेल के बारे में, सेल का जब भी आएगा आप इसका सबसे पहले डायग्राम अपने दिमाग पे बनाएंगे, क्योंकि एक बार दिमाग पे डायग्राम बना लिया ना सर, फिर उसके बाद तो प्रॉब्लम ही सारी सॉल्व। और सेल का कुछ डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे। सेल के बारे में तो आप जानते होंगे भाई, आपकी घड़ी पे पड़ता है जो आपके दीवार पे लगी हुई है, और मोबाइल फोन पे भी एक सेल पड़ता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव होता है। यहां से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें बाहरी प्रतिरोध लगा दिया। इसको आप देख लेंगे, इसको बाहरी प्रतिरोध कहते हैं, इसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहां पर जो टोटल पावर होती है सेल की, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। इसको कहते हैं बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसके सिरों पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, छोटा सा वोल्ट मीटर आप लगा सकते हैं यहां पर ऐसे। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। अब इन सभी में हम एक रिलेशन देखना चाहते हैं। अच्छा, एक बार मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। सेल के पास दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी वो होती है, सपोज दैट हमने एक सेल से बल्ब लगा दिया। अब सेल से हमने जब बल्ब लगाया तो बल्ब को जलाने में कुछ ऊर्जा लगेगी। एक तो एनर्जी सेल के पास वो होती है जो बल्ब को देता है जलाने के लिए। एक एनर्जी वो होती है जो खुद को चलाने के लिए देता है वो। तो सेल के पास दो एनर्जी होती है, और जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी सेल के पास दो एनर्जी होती है, एक एनर्जी इसमें खर्च होती है, एक एनर्जी इसमें खर्च होती है, और दोनों एनर्जी को अगर हम जोड़ देते हैं तो वही हमारा ईएमएफ बन जाता है। ये फिनोमिना आपने पकड़ लिया, कोई न्यूमेरिकल फंस नहीं सकता और कोई भी आपको न्यूमेरिकल में फंसा नहीं सकता है। तो देखिएगा ये फिनोमिना, और लगाएंगे इसमें सिर्फ सिंपल सा ओम्स लॉ। यहां से सपोज दैट करंट, ये हमारा एक, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों में दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ध्यान दीजिएगा, यहां से सपोज दैट करंट जा रही है आर, ये कितना वोल्टेज ले जाएगा, सपोज दैट ये वाला हमारा V1 लेता है, या जो भी आप जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें। तो टोटल हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू इसका वोल्टेज होगा हमारे पास, वोल्टेज होता है आई आर, V इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें करंट आई जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है, फिनोमिना बनेगा आई आर, प्लस हम इसका वोल्टेज जोड़ देंगे, इसमें जा रहा है आई आर। दोनों से आई को कॉमन कर लेंगे, ईएमएफ को हम कैपिटल ई से लिखते हैं, आई को कॉमन कर लेंगे तो आर प्लस आर। ये वो फॉर्मूला है जिससे हर एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होने वाला है। फॉर्मूले को देख ले, समझ ले। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा या टर्मिनल विभवांतर पूछेगा तो हम तुरंत इस फार्मूले को लगाएंगे और आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और घुमा घुमा के सवाल पूछता है, घुमा घुमा के हम लोग सवाल करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं अगला फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले ले स्टूडेंट। सेल के कॉम्बिनेशन का हमारे पास अगला फॉर्मूला है जो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है अपने आप में, और बच्चों को इसमें मजा नहीं आता है, लेकिन मैंने इसमें मजे को बड़ा ऐड किया हुआ है। तो आप देखिएगा जरा इसमें फॉर्मूला। सबसे पहले हम टोटल ईएमएफ की बात करते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ टोटल हमें कितना मिलेगा। श्रेणी क्रम में इतिहास गवाह है, सबको जोड़ते चले जाइए, एन सेल लगे हुए हैं, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एनई। टोटल अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस आरटी कितना हो जाएगा। श्रेणी क्रम में ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सब के सब, टोटल ये हमारे पास एन रेजिस्टेंस है तो एनआर हो जाएगा, एनआर प्लस ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो कैपिटल आर। अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट होता है टोटल वोल्टेज, यानी एनई अपॉन में वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है एनआर प्लस आर। तो ये टोटल करंट हमारे पास निकल आया, तो कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग श्रेणी क्रम बोलते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन है। सेकंड वाला हमारा समांतर क्रम, यानी
पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप सब जानते हैं ईएमएफ अगर पैरेलल दिया गया है तो ईएमएफ क्या निकल करके आएगा, ईएमएफ हो जाएगा टोटल हमारा, अगर समांतर क्रम में पैरेलल क्रम में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कई सारे वोल्टेज दिए जाते हैं तो सबका वोल्टेज सेम होता है, यानी इसको मेजर करने के लिए हमें 1 वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, यानी ईएमएफ होगा टोटल ई। इसके बाद इन टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जब कभी भी इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में एक जैसे रेजिस्टेंस होते हैं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपॉन N। कैसे याद रखेंगे, याद रखने का तरीका, अगर सीरीज में N लगे हुए हैं तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, पैरेलल में लगे हुए हैं यानी समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो कितने हैं हमारे टोटल N सेल है अगर हमारे पास, तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, तो ये N अपॉन R, साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपिटल R लगा हुआ है तो हो जाएगा R अपॉन N प्लस का कैपिटल R। अगर हम टोटल करंट की बात करते हैं, करंट हो जाएगा हमारे पास टोटल ईएमएफ अपॉन में R अपॉन N प्लस R। इसको एलसीएम लेकर के आप ऊपर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो I इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे तो N ऊपर आ जाएगा NE अपॉन में R प्लस NR। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो N होता है वो स्मॉल r के साथ आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में जो R होता है वो कैपिटल वाले के साथ आता है, बस इतना छोटा सा फर्क है। तो ये फार्मूला यही याद कर लो, अब जीवन में कभी भी ये फार्मूला आएगा तो अपन ऐसे ही लगा देंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम अब रहा नहीं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ के लॉ पर, तो आइए देखते हैं अगला, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्टूडेंट्स, किरचॉफ के लॉ मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूं क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं और इसको समझने का हम पूरा प्रयास करते हैं। किरचॉफ के नियम जब भी आपको समझना है तो आपको जंक्शन समझना पड़ेगा, जंक्शन माने संधि, ब्रांच समझना पड़ेगा जिसको हम लोग शाखा बोलते हैं, और हमें लूप समझना पड़ेगा जिसे हम लोग लूप ही बोलेंगे, ब्रांच को हम समझेंगे, साथ ही साथ हम लोग जंक्शन को भी समझेंगे। तो जंक्शन, ब्रांच और लूप, जहां कहीं, अब जैसे सपोज दैट बैटरी से यहां से करंट निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है, इधर पॉजिटिव से निकलेगा और इधर जब करंट इधर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है इधर निकल जाएगा, यहां से 10 गया, यहां से 20 गया, यहां से जितना भी जाना चाहता है वो चला जाता है। ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 करंट है, और यहां से जो चला गया उसका नाम हमने I3 रख दिया। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ऐसे बिंदुओं को जहां पर 3 दिशाओं में करंट हो या 4 दिशाओं में हो, कम से कम 3 दिशाओं में करंट हो, ऐसे बिंदु को हम बोलते हैं जंक्शन, संधि। अब संधि पर आप लोग याद रखिएगा 3 रास्ते हैं हमारे पास, 10 मेला लगा हुआ है यहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। अभी यहां से और यहां से लोगों को जाना है, ये तिराहा है, एक तिराहे से जाना है, यहां से 10 लोग जा रहे हैं, यहां से 20 लोग जा रहे हैं, तो बताइए यहां कितने लोग जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, छोटा सा चुन्नू भी बताएगा कि 30 लोग जाएंगे सर। यहां पर 30 लोग पहुंचे तो एक बात आप समझिए, जितने लोग इस संधि पर आएंगे उतने ही लोग संधि से जाएंगे, यानी इस चौराहे पर जितने लोग आएंगे उतने ही आगे जाएंगे। इधर से करंट I1 आया, इधर से करंट I2 आया, यानी आगे कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। ये किरचॉफ का पहला नियम है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, समेशन I इक्वल टू 0, यानी आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यह संधि का नियम है। दूसरा, ब्रांच की हम बात करते हैं, शाखा। शाखा क्या होती है, एक संधि से दूसरे संधि की दूरी। अब एक संधि हमारे पास ये A है, एक संधि B है। अब ध्यान दीजिए, A और B की जब हम बात करते हैं, यहां से हम जाएंगे, एक रास्ता है तो हमारी एक ये शाखा है, एक ये शाखा है और एक ये शाखा है, तो इसको शाखा कहते हैं। शाखा का बहुत छोटा सा नियम है, इसमें करंट की वैल्यू नहीं बदलती है, ना तो वैल्यू बदलती है ना उसकी डायरेक्शन बदलती है। तो यहां पर करंट देखिए,
ए पर जा रहा है, यानी इधर से यही डायरेक्शन होगी इसकी करंट की, और इस पर कौन सा करंट होगा, I2। इस वाली पूरे शाखा में ब्रांच में करंट की ना तो डायरेक्शन बदलेगी और ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। इस वाले में देखिए ऐसे करंट जा रहा है, तो इस वाली शाखा में तो करंट ऐसे ही जाएगा। अब देखो इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, आगे वाली शाखा में करंट ऐसे जाना चाहिए तो ऊपर की ओर ही जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, इधर से जितना करंट गया वापस इतना इतना हो गया, इधर जो करंट जाएगा वो कितना होगा, I1। तो ये हमारा एक शाखा का नियम है जो किरचॉफ के नियम में नहीं आता है। पहला नियम संधि का नियम होता है, दूसरा लूप का नियम होता है, ये धारा का नियम होता है, ये वोल्टता का नियम होता है। धारा और यानी करंट लॉ होता है और दूसरा वोल्टेज लॉ होता है। तो करंट लॉ मैंने आपको बताया। सेकंड में हम क्या करते हैं, हम लूप देखते हैं। लूप क्या होता है, एक संधि से चलो उसी संधि पर वापस आओ। तो लूप देखिए, यहां से हम चलेंगे ऐसे संधि पर वापस आए, तो एक लूप हमारे पास ये बन गया, लूप 1। दूसरा हमारे पास लूप ये वाला बन गया, लूप 2। तीसरा लूप यहां से चले और पूरा ऐसे चक्कर लगाए, तो ये पूरा बड़ा वाला लूप 3। 3 लूप हैं हमारे पास। तो अब सवाल ये आता है कि सर लूप का करें क्या। लूप का कुछ नहीं करना आपको, लूप के नियम को आपको सीखना है। मैं फार्मूले बता रहा हूं इसलिए इस पर पूरा डिस्कशन नहीं हो रहा। इसका मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं किरचॉफ के नियम को बिल्कुल हलवा तरीके से आपको बताऊंगा। तो इसमें ध्यान से देखेंगे केवल कि हमारे पास लूप में हम क्या कर सकते हैं। लूप में हमारे पास एक बैटरी होगी और एक रेजिस्टेंस होगा। बैटरी में प्लस से माइनस की ओर करंट जाता है ऐसे। अब इसी से समझ लीजिए आप, करंट यहां पर ऐसे जाएगा, इसमें से बैटरी और जो हम यूज करेंगे करंट, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या फिर दोनों को जोड़ने पर वैल्यू सेम आएगी। तो आप एक काम करेंगे, जितने भी हमारे सेल लगे हुए हैं लूप में, सेल का जो वोल्टेज होगा इन दोनों वोल्टेजों के इक्वल में आएगा, दोनों को जोड़ने पर आएगा। बस याद रखना है करंट की डायरेक्शन हमें लेनी है। कैसे, इस वाले लूप को मैं सॉल्व करके बता देता हूं। ये हमारा E1 है, ये हम माइनस से प्लस जा रहे हैं। जब भी हम माइनस से प्लस जा रहे हैं यानी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और माइनस से प्लस हमेशा बैटरी का तो ये नियम ही रहता है माइनस से प्लस जाना। तो माइनस से प्लस यानी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हमने माइनस ले लिया, तो यह आएगा माइनस का E1। इसको माइनस लिया है तो इनको हम प्लस लेंगे। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये प्लस का आएगा, और इसमें करंट कितना जा रहा है, I3, तो आ जाएगा I3R2। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहां से पहुंचे, इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट कितना जा रहा है, I1, तो आ जाएगा प्लस का I1R। बस यही इसका नियम है कि टोटल जो हमारे पास EMF होता है वो 0 होता है, यानी समेशन V इक्वल टू 0। यही किरचॉफ के नियम है, ये हमारे किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। इसी के साथ साथ इसका एक लास्ट फिनोमिना भी है और उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है, इसका भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। व्हीट स्टोन सेतु की हम बात करते हैं। जब भी व्हीट स्टोन सेतु में हम जाएंगे तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें 4 हमें प्रतिरोध मिलेंगे इस तरीके से, और ये हमारे पास बहुत अच्छा फिनोमिना, और ये आपको बनाना भी बढ़िया पड़ता है। अभी तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, किसी दिन व्हीट स्टोन सेतु और किरचॉफ के नियम दोनों पे डिस्कशन हो जाएगा। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो करंट को नापता है, 0 करंट दिखाता है। जब 0 दिखाता है तो ये संतुलित होता है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। जब भी हम इनका या इनका रेशियो निकालते हैं, यानी R1 अपॉन R3 ये इक्वल होता है R2 अपॉन R4 के। अगर व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है तब हम ऐसा करते हैं, यानी इसमें 0 करंट होना चाहिए। ये हमारा व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का पूरा फार्मूलों का बेसिक खत्म हो गया। एक बार आप पूरे फिनोमिना को पढ़ लें, अपने नोट्स बना लें, और उसके बाद हमारी अगली क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे, जिनमें बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों को लेकर के आएंगे। साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के भी कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जो अगले वर्ष यानी 2024 में, हमारे इसी वर्ष में पूछे भी जा सकते हैं और अगले भी वर्ष में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही मजेदार तरीकों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करें।
या वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें। तो जाते जाते मैं बच्चों बस आपसे यही कहना चाहूंगा, उन लोगों के लिए जो हमारे और आपके बीच में आते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे रास्ते में पत्थर डाल, मेरे रास्ते में पत्थर डाल, सोचते हो बिखर जाऊंगा, कांच नहीं हीरा हूं भाई, चोट खा के भी निकल जाऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।